अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़्यादातर मुस्लिम फैमिलीज़ कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाती, कभी तरक्की क्यों नहीं कर पाती? और हमारी हर आने वाली जो अगली जनरेशन है, उसे ज़ीरो से ही शुरुआत क्यों करनी पड़ती है? ये एक इमोशनल क्वेश्चन नहीं है, जज़्बाती बातें नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है, जिस पर गौर करना हम सबके लिए आज बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसका जवाब हमारी किस्मत ख़राब है या हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक सिंपल सा, सीधा सा जवाब है कि हमारी फैमिली में कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, जो कम्युनिटीज़ एक सिस्टम बनाकर, सबको साथ लेकर, एक साथ मेहनत करती हैं, उन्हें तरक्की करने के लिए या गरीबी से ऊपर उठने के लिए एक जनरेशन का टाइम काफ़ी होता है। इसके अलावा जिन कम्युनिटीज़ के पास कोई सिस्टम नहीं होता, पैसे को लेकर के और फैमिली सिस्टम अगर उनके पास नहीं होता और वो अकेले-अकेले मेहनत करते हैं, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते और वो कितनी भी कोशिश कर लें, तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी बात को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस चीज़ का हल क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी कम्युनिटी आज सिर्फ़ शॉर्ट टर्म थिंकिंग पर रह गई है? मतलब हम लोग सिर्फ़ आज के बारे में सोचने लगे हैं। रोज़ का कमाना, रोज़ का खर्च करना, रोज़ की मुसीबतें, रोज़ की परेशानियाँ, रोज़-रोज़ का टेंशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो होती है। महीने के स्टार्ट में सैलरी आई, जो बिल्स वगैरह पे करना है, रेंट पे करना है, वो कर दिए, घर में राशन वगैरह लाना है, ला दिए, ईएमआई वगैरह पे कर दिए, थोड़ा इधर-उधर खर्च हो गया और वो खर्च करने के बाद में फिर अगले महीने का इंतज़ार। तो हम लोग ये रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ वाली शॉर्ट टर्म थिंकिंग में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आने वाले अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान कोई भी अवेलेबल नहीं है। कोई हमारे पास प्लान ही नहीं है कि हम लोग इन फ्यूचर कैसे तरक्की करेंगे। आज हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है रिएक्शन मोड। हम लोग रिएक्शन मोड में आ गए हैं। जैसे हम लोग कभी पहले से तैयार नहीं रहते। प्रॉब्लम आती है, तब हम लोग नींद से जागते हैं और हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। उस अमल का रद्द-ए-अमल हम ज़ाहिर करते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर किसी के पास जॉब है, तब तक कोई चिंता नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। एक बार जॉब गई, तब याद आता है कि थोड़ा-सा इमरजेंसी फंड जो है वो रेडी कर लेते, तो ज़्यादा अच्छा होता। बीमारी आती है, तब याद आता है कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होता या कुछ आड़े वक़्त के लिए कुछ अगर जमा करके रखते, तो आज वो काम आता था। और इसी तरीके से जब महीना ख़त्म होने लगता है, जब पैसे ख़त्म होने लग जाते हैं, तब हमको याद आता है कि थोड़ा-सा अगर पैसा जमा करके कुछ सेविंग करके रखते, तो वो पैसा आज जो है वो काम आ सकता था। और देखिए, अक्सर जब तक हम लोग कुछ सोचने समझने की कंडीशन में आते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अच्छा, फिर क्या होता है? देखो, कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ इंतज़ाम तो हो जाता है। किसी से कर्ज़ वगैरह ले लिए, कुछ एक्स्ट्रा काम किसी के लिए कर दिए, कहीं न कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो जाता है। तो अच्छा, होता क्या है, इंतज़ाम हो गया, वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन उससे सीखना कुछ नहीं है। जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म हुई, हम लोग वापस से अपनी पुरानी रविश पर जो है वो वापस आ जाते हैं। फिर से वही रोज़ कमाओ, रोज़ उड़ाओ वाला हिसाब हमारा स्टार्ट हो जाता है। ज़रा भी हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं होती और हम प्रोएक्टिवली पैसा जो है वो कभी जमा नहीं करते। प्रोएक्टिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मुसीबत आने के पहले उसकी तैयारी करना, उसकी प्लानिंग करना, और ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो होके रह गई है। अच्छा, तीसरा ट्रैप जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो क्या है पता है क्या? वो है रैंडम डिसीजन। मतलब कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेना। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे ही पैसा आपके पास आया, कहीं दोस्तों के साथ फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बन गया, चल दिए। कोई मार्केट में नया फ़ोन आ गया, ले लिए। कहीं पर दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बन गया, चल दिए। और ऐसे ही सारी सेविंग्स ख़त्म। कभी क्या होता है कि थोड़ा-सा फ्यूचर का टेंशन आया, थोड़ा-सा हेल्थ वगैरह का इश्यू हुआ, फ्यूचर का टेंशन आया, तो बैठे सर्च करे, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को सर्च करने लग गए। एक आध पसंद आया, सेट करके रख सोचे 2-3 दिन में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। उसके बाद में जैसे ही वो आपकी जो कंडीशन, जो मेडिकल कंडीशन थी, थोड़ी-सी ठीक हुई, फिर सब खत्म। फिर से वही अपना पुराना काम चालू। कहने का मतलब ये कि कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं, कोई लिखा हुआ प्लान नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ जो है ना, वो कभी रैंडम डिसीजन से नहीं होती। ग्रोथ पॉसिबल होती है एक लिखे हुए स्ट्रक्चर्ड प्लान पर अमल करने से। अच्छा, चलिए अब एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज हमारा दिमाग जो है वो बिखरा हुआ है। हमारी सोच जो है वो, फ़ोकस जो है हमारा, बिल्कुल बँटा हुआ है। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि हमें जो करना चाहिए, जो हमारे करने के लिए ज़रूरी है तरक्की के लिए, उसे करने की बजाय हमारा दिमाग, हमारा अटेंशन जो है, वो हमेशा दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है। आज जिसे देखिए वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ नज़र आता है।
सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जो है उसने हमारा जो फ़ोकस है उसे बिल्कुल ही ख़राब करके रख दिया है। आज हाल ये हो गया है कि हम लोग 2 मिनट भी सुकून से किसी टास्क पर फ़ोकस करके उस पर काम नहीं कर पाते। आज का ज़माना ऐसा हो गया है ना कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन साथ ही जो विज़डम जो है, जो समझदारी है, वो बिल्कुल कम हो गई है। जैसे आपके ज़हन में कोई भी सवाल आया, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब सवाल आता था तो लोग सोचते थे, किसी अक्ल वाले के पास जाते थे, जिसको वो लोग अच्छा समझते थे, उनसे जाकर के सवाल पूछते थे, बुक्स वगैरह खंगालते थे, है ना? तो वो एक डीप सर्च हुआ करती थी। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि जैसे ही आपको कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, आपने डायरेक्ट मोबाइल निकाला, गूगल पर गए या यूट्यूब पर गए, वहाँ पर सर्च किया और डायरेक्ट जवाब आपके सामने हाज़िर। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अपनी जो सोचने समझने की सलाहियत है, वो बिल्कुल कम होती जा रही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि जहाँ पर छोटे से छोटे क्वेश्चन के लिए आज हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट पर सर्च करके अपना जवाब हासिल कर ले रहे हैं, तो जो खुद का जो इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है, जो खुद के सोचने समझने की सलाहियत होती है, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई ना। और इसमें भी इससे ज़्यादा डेंजर चीज़ क्या है, जो सोशल मीडिया पर हम दूसरे की जो ज़िंदगी देखते हैं, वो भले सच हो या झूठ हो, लेकिन हमारा दिमाग उसी को सच समझता है। हम लोग उसी को सच समझते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ़ जो होती है, उसको सच समझने लग जाते हैं। इसलिए हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी प्रायोरिटीज़ पर फ़ोकस करने की बजाय, उनकी जो रील्स वगैरह जो वीडियोज़ जो होती हैं, उनके अंदर बिल्कुल खो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी है वो तो वही जी रहे हैं और हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, और हम लोग अपनी जो प्रायोरिटीज़ है, जिन पर अमल करके, जिस पर फ़ोकस करके हम लोग तरक्की कर सकते हैं, उसको एकदम भूल जाते हैं। आज दूसरे का घर, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की फ़ॉरेन ट्रिप, दूसरे की सक्सेस स्टोरीज़ और ये सब चीज़ें देखने में हम लोग इतने खो जाते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, जिन पर अमल करके हम भी वो सब हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। देखो, एक बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल याद रखो, जिसका अटेंशन बिखर गया, उसका फाइनेंस बिखर गया। अगर आपकी अटेंशन जो है वो बिखर गई, तो जो आपकी जो फाइनेंशियल जो डायरेक्शन है, वो भी बिल्कुल बिखर जाएगी। आज के ज़माने में अटेंशन मैनेजमेंट इज़ द न्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिसने अपनी सोच और अपना फोकस कंट्रोल कर लिया, आगे चलकर वो ही अपना फाइनेंस और अपनी वेल्थ को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि हमारे घरों में कभी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी या पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बच्चों के सामने बात ही नहीं करते। तो ये जो नॉलेज है, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचती ही नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी ये वर्ड जो है वो इंग्लिश का है, लेकिन बहुत सिंपल है। जो पैसों की जो प्लानिंग होती है, पैसे का मैनेजमेंट जो है, उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आज हमारे मुआशरे पर गौर किया जाए, तो आज के हमारे जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर पैसे के साथ सिर्फ एक ही चीज़ सीखते हैं, उसे खर्च करना। आज हम हमारे बच्चों को ये बताने में बिल्कुल नाकाम है कि पैसा आता कहाँ से है, पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, पैसे की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और सेविंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बात बोलने की ये है कि पेरेंट्स आज खुद ही कंफ्यूज हैं। तो जब पेरेंट्स ही कंफ्यूज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को सिखाना, ये बातें तो दूर की बात है। हमारे घर में तो पैसे को लेकर के संजीदगी से बात तक नहीं होती। जैसे इनकम को कैसे ग्रो करें, अपने खर्चे को कैसे कंट्रोल करें, फ्यूचर के गोल्स को कैसे सेट करें और घर को चलाने के लिए जो खर्च होगा, उसका मैनेजमेंट और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आज हम अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है, जिसे समझना और सीखना हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है पैसे को समझना, उसको ग्रो करना, उसको मैनेज करना। ये सब हम लोग बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं सिखाते। लेकिन याद रखिए, आपकी नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए आपकी तरक्की नहीं होती। आपकी जो मेहनत है, ज़िंदगी की मेहनत तभी रंग लाएगी, जब आपकी जो मेहनत है, जो आपकी जो सिस्टम जो आपने बनाया हुआ है, वो आप नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। तभी जो आपका मॉडल उनके लिए गोल बनेगा। यानी आज आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ पैसा छोड़ने की फ़िक्र ना करें, उनके लिए ये सोच छोड़ने की फ़िक्र करें। अब इसी चीज़ को थोड़ा-सा इस्लामिक एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, इस्लाम इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। मेहनत, अमानत और निज़ाम। मेहनत कहते हैं हलाल ज़रिए से रोज़ी कमाना। अमानत कहते हैं जो पैसा आपने कमाया हुआ है, वो आपके पास अल्लाह की अमानत है। उसे किस तरीके से आप खर्च कर रहे हैं, आपको उसका जवाब देना होगा। और तीसरी चीज़ निज़ाम, वही प्लानिंग, स्ट्रक्चर, सिस्टम, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो निज़ाम में आती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान अपनी औलाद को मुफलिस छोड़कर ना जाए। तो वेल्थ मैनेजमेंट जो है,
वो सिर्फ दुनिया का हिस्सा या दुनियावी बातें नहीं है, ये इस्लामी बातें भी हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में हिजरत करके गए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर सिर्फ नमाज का निज़ाम या इबादत का निज़ाम कायम नहीं फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उसकी बुनियाद रखी। जैसे मार्केट का निज़ाम, ट्रेड के उसूल, लेन-देन के उसूल, लेन-देन करने के वक़्त जो लिखा-पढ़ी किस तरीके से की जाए उसके उसूल। तो ये सब क्या था? प्लानिंग, स्ट्रक्चर, लीडरशिप। तो हमारे ज़हन में एक बात आज से आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि इस्लाम सिर्फ नमाज और इबादत नहीं सिखाता। इस्लाम हमें एक इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और उसकी लीडरशिप सिखाता है, जिसे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक लीडरशिप भी कह सकते हैं। देखिए, इबादत तो फ़र्ज़ है ही, उसके बाद आज हमारी सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि हम आज अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन फ़ाइनेंशियल जो निज़ाम है, जो फ़ाइनेंशियल सिस्टम है, उसे बनाएँ। इस्लामिक बुनियाद पर बेहतरीन फ़ाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद रखना आज हम पर बिल्कुल वाजिब हो गया है। चलिए अब इस पर थोड़ा-सा एक एनालिसिस करते हैं, जो हमारी करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे जो ज़्यादातर घर हैं, ज़्यादातर जो फ़ैमिलीज़ हैं, वो एक ब्रोकन वेल्थ सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ब्रोकन वेल्थ सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आता है नो सेविंग मॉडल। आज हमारे ज़्यादातर जो घर हैं, जो हमारी ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर जो सेविंग्स का जो प्लानिंग है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। सेविंग के ऊपर हमारी बिल्कुल भी आज तवज्जो नहीं है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है नो ग्रोथ मॉडल। जब सेविंग ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रोथ की बात कैसे कर सकते हैं? ग्रोथ का मतलब इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग और स्ट्रक्चर और जो आमदनी और जो खर्च होता है, उसका हिसाब-किताब रखना, ये बिल्कुल हमारे पास नदारद है। उसके बाद है नो चिल्ड्रन ट्रेनिंग मॉडल। हम बच्चों को सिखाते ही नहीं कि ये सारी चीज़ों को, और ख़ास तौर पर जो पैसा है उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से उसको ग्रो करना चाहिए, इसकी बात ही आज हमारी फैमिली में नहीं होती। उसके बाद आता है नो इमरजेंसी मॉडल। आज हमारे पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता है। जब मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा। ये आज हमारी सोच हो गई है, जिससे बाहर निकलना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। उसके बाद आता है नो इन्वेस्टमेंट लिटरेसी। हमारे पास अगर हम लोग अगर कुछ थोड़ा-सा सेविंग कर भी लें, तो भी हमें ये पता ही नहीं है कि हमें उसे किधर पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर कर थोड़ा-सा जो है अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नो इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर। आज बाप की विरासत जो है, जैसे बाप अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत करता है और कोई चीज़ बनाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो उसके बच्चे होते हैं, वो लोग आपस में कभी ये डिसाइड नहीं करते कि बाप ने इतनी मेहनत करके इस जगह को या इस बिज़नेस को या इस जो भी एक एनवायरनमेंट जो बनाया हुआ है, उसको मिल करके ग्रो किया जाए और उसमें से जो इनकम हो उसे बाँटा जाए। नहीं, हम लोग ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या होता है कि बाप का जो भी विरसा है उसे काटो, तोड़ो, बेचो, तक़सीम करो और छोटे-छोटे हिस्सों में लेके अपना हिस्सा लेके किनारे हो जाओ। बड़े शर्म की बात है, ज़्यादातर घरों में ऐसा हो रहा है कि जो इस्लामी तरीके से, जिस तरीके से विरसा तक़सीम होना चाहिए, वैसा तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। और जहाँ पर जिस भी तरीके से हो रहा है, उसे बढ़ाने की बजाय आज औलादें जो है, उसे ख़त्म करने के चक्कर में ज़्यादा है। उसके बाद में आता है नो लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमारे पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, हमारे पास रोज़ पैसा आता है, रोज़ हम उसको खर्चा करते हैं। हम लोग आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल या हमारी जो फैमिली वेल्थ जो होगी, जो जनरेशनल वेल्थ जिसे कहते हैं, वो किस तरीके से बढ़ेगी या उसे किस तरीके से बनाया जाए, उसकी बुनियाद किस तरीके से रखी जाए, आज हमारे पास उसका कोई भी विज़न नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, सीधी-सी बात है, जब आपके पास कोई विज़न ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? चलिए, ये तो हमने काफ़ी डिटेल में जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर ली। आइए, अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आप वाक़ई आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक खुशहाल ज़िंदगी आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता है। आपके लिए पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक फुली फंक्शनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, जिसे मैं 5 पॉइंट्स के साथ में समझाता हूँ। हम लोग ये जो 5 पॉइंट्स हैं कि आप किस तरीके से अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो या फाइनेंशियल सिस्टम आप अपनी फैमिली के लिए बना सकते हो, उसे कहते हैं पिलर, 5 पिलर्स बोलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है क्लैरिटी। आपको अपने पैसे की एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आप पैसा कैसे कमा रहे हो, है ना? और आपके पास पैसा कब आता है? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए और दिमाग में रहने से अच्छा मैं तो बोलता हूँ कि आप एक प्लानर लो, एक बुक लो, एक नॉर्मल नोटबुक, है ना? और उसके ऊपर लिखो कि आपका महीने भर में जो आपकी इनकम जो हो रही है, उसके बारे में जितना डिटेल लिख सकते हो लिखो,
कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखो। और उसके दूसरे साइड पर एक पेज पर आप लिखो कि आपके खर्च कितने हो रहे हैं। उस महीने में आपके खर्च किधर हुए, कैसे हुए, कितने ज़्यादा हुए और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी कि वो डेली खर्च है या वीकली है या मंथली है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिखिए तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। जब तक आपकी ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी, आप कभी प्लान बनाने का सोच भी नहीं सकते। ये बुनियाद है बिल्कुल, इस पर काम करना आपके लिए फ़र्ज़ है, समझ लो। दूसरा जो पिलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। देखिए, लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, मुसीबतें आएँगी, बीमारियाँ आएँगी, बड़े खर्चे आएँगे। लेकिन क्या हो कि अगर आपने हर महीने अपनी सैलरी से या अपनी इनकम से कुछ थोड़ा-थोड़ा अमाउंट निकाल के एक इमरजेंसी फंड बनाया हो, तो जब भी मुसीबत आएगी, खर्च आएगा, बीमारी आएगी, वहाँ पर एटलीस्ट आपको आपके जो इमरजेंसी फंड है उसका सहारा होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हर महीने थोड़ा-थोड़ा ही सही आप अपना इमरजेंसी फंड एक जमा करते हो। कुछ टाइम के बाद में वो फंड थोड़ा-सा जमा हो जाता है। आपके अंदर लालच आती है कि इसको निकाल के मैं कुछ मोबाइल ले लूँ या कहीं घूमने चला जाऊँ, अपनी फैमिली को कुछ खाना-वाना खिला दूँ। नहीं, वो आपका इमरजेंसी फंड है, उसको जमा करके रखो। जब भी मुसीबत आएगी, जब भी बीमारी आएगी या कुछ ऐसे नागहानी हालात आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर पड़ते हैं, तो आप पैनिक नहीं होगे। आपका जो सिस्टम जो आप बना रहे हो, वेल्थ का जो सिस्टम बना रहे हो, वो हिलेगा नहीं, वो अपनी जगह पर रहेगा। आपको थोड़ा-सा स्पेस मिलेगी, थोड़ा-सा टाइम मिलेगा कि आपका जो इमरजेंसी फंड है, उसको आप निकाल के उन चीज़ों में यूज़ करो, तो जो आपकी जो इनकम आ रही है, जो आप सेविंग कर रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो है वो है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना इमरजेंसी फंड रखिए। इमरजेंसी फंड की मिसाल देखिए मैं इस तरीके से देता हूँ कि जो गाड़ी के जो सस्पेंशन होता है ना, वो होता है आपका इमरजेंसी फंड। जैसे गाड़ी चलती है ना तो रोड पे खड्डा भी आता है, ब्रेकर भी आता है ना? काफ़ी कुछ आता है, ऊबड़-खाबड़ जो है वो आती है। तो उस रोड को ज़िंदगी समझिए, है ना? और अपनी लाइफ़ जो है वो अपनी इनकम समझो। तो आपकी ज़िंदगी में खड्डे-वड्डे और ब्रेकर जब भी आएँगे, तो जो आपका इमरजेंसी फंड होगा, वो आपके लिए सस्पेंशन का काम करेगा। आपका जो धक्का होगा, जो पुश होगा, जो वो उसको झेल लेगा और आपकी जो जर्नी होगी, वो एक स्मूथ तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। तीसरा पिलर जो है, वो है डिसिप्लिन। देखिए, आज का दौर जो है, वो डिस्ट्रैक्शन का दौर है। आप प्लानिंग तो कर लोगे कि मैं हर महीने इतना पैसा जमा करूँगा, इतना इमरजेंसी फंड में डालूँगा, इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा, इतने से मैं मेरा घर चलाऊँगा, लेकिन उस पर टिके रहना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आज हर जगह आप कोई भी मोबाइल के एप्लीकेशन ओपन करो, सोशल मीडिया ओपन करो, आप न्यूज़पेपर वगैरह ओपन करो, कुछ भी करो, आपको हर जगह पर एडवर्टाइज़मेंट है। फलानी जगह पर सेल लगा हुआ है, ये सेल चल रहा है, वो सेल चल रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी रील देख रहे हो, आपके एरिया में कोई नया होटल खुला हुआ है या किसी शॉप पर सेल लगा हुआ है, तो आप चले अपनी फैमिली को लेकर के खाना-वाना खाने के लिए आप सोचे कि चलो अगले महीने से करेंगे। अगला महीना नहीं आता कभी, जो है, आज है। आप अच्छे दिन के इंतज़ार में रहते हो और सेविंग नहीं करते। क्या पता ये जो दिन आज आप जी रहे हो, यही आपका अच्छा दिन हो और आज ही आपको आने वाले जो बुरा वक़्त है, उसकी प्लानिंग करनी है। तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपके पास पैसे आए, कुछ पैसे इमरजेंसी फंड के लिए निकाल लो, कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लो और उसके बाद जो बचेगा, उसको अपने घर और अपनी बाकी की ज़रूरियात के ऊपर उसे खर्चा करो। डिसिप्लिन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपने डिसिप्लिन से एक बार भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो आपकी आदत बन जाएगी और फिर उसके बाद में जो आपकी जो जर्नी है, जो वेल्थ क्रिएशन आपको करना है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फॉर श्योर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक हमने बात की, हमारे 3 पिलर्स जो हैं वो है क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, है ना? उसके बाद में जो चौथा जो पिलर है हमारा, वो है ग्रोथ। देखिए, अब आपने अपने खर्चों का हिसाब रख लिया, थोड़ी सेविंग्स कर ली, इमरजेंसी फंड आपके पास हो गया और आप डिसिप्लिन से भी रहे, आपने मेहनत की और हर महीने कुछ ना कुछ जो है वो पैसे आपने सेव करके रख लिए। अब वो जो आपने पैसे सेव करके रखे हैं, एक बात को समझिए, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज़ी से आज बढ़ रहा है। मतलब महँगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, वो मैं इस तरीके से कहता हूँ कि आप देखिए, वो महँगाई नहीं बढ़ रही है, वो आपके पैसे की कीमत गिर रही है ना? अभी जैसे एक कोई भी चीज़ है, लेट्स से ये वॉच है, ये वॉच तो वही है ना, ये थोड़ी महँगी हो गई, इसको खरीदने की जो मेरी ताकत थी, जो मेरे पैसे की जो ताकत थी, उस वो कम हो गई है, बराबर? तो आप इसको इस तरीके से देखिए, तो अगर आपने सेव किया हुआ है पैसा और उस पैसे को अगर आपने आपके सेविंग्स अकाउंट में रखा या आपके घर में रखा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो
खरीदने की जो ताकत है, कुव्वत खरीद जिसे कहते हैं, परचेसिंग पावर, वो कम हो जाएगी। तो आपको सेव करने के बाद जो चौथा पिलर जो आता है, वो ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट। आपको आपके बचाए हुए पैसे को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा कहीं पर। इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है ना, उसको इस तरीके से देखते हैं कि मैं किसी किताब में मैंने रीड किया हुआ था, गालिबन रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वो बुक थी शायद। उसमें एक कंसेप्ट जो इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ था, वो इस तरीके से था कि आप मेहनत करते हो, आपके पास पैसा आता है, वो पैसे आपके लिए काम करने वाले मज़दूर हैं। आप उनको जमा करते हो, जब वो मज़दूरों की एक टीम बन जाती है, तो आप उन मज़दूरों को किसी काम में लगाते हो। मतलब आप कहीं पर किसी बिज़नेस में या किसी कंपनी में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो उसको। तो जब आप कि वो जो मज़दूरों की टीम है, जब वो काम पर लगती है, तो वो 24 घंटे आपके लिए काम करती रहती है। वो एक ऐसी टीम है जो 24 घंटे आपके लिए काम करेगी और मज़दूर पैदा करेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट से और पैसा आएगा और उसको इन्वेस्टमेंट करके आप और पैसे कमाओगे। मतलब ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है, वो अगर ग्रोथ करनी है, आपकी जो फैमिली है उसको गरीबी से निकाल कर बाहर लेकर के जाना है, आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज आप कोई भी बड़ा बिजनेसमैन देख लीजिए, वो लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, हाँ, उनकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वगैरह सब कुछ है, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ते। कहीं न कहीं वो अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं वो लोग। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे बढ़ने की है, कुंजी है। आप रियल एस्टेट में करो, आप गोल्ड में करो, आप सिल्वर में करो, आप जहाँ आपको समझ में आता है, आप अपने तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट करो। मैं प्रेफ़र करता हूँ हलाल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को आप सर्च कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद में जो 5वां पिलर जो आता है, जिसके बगैर आपने चौथे पिलर तक तो कर लिया, है ना? आपने पैसे बचा भी लिए और सारा कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, आपने दौलत भी कमा ली। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई, तो आपका ये सारा किया कराया आपके साथ ही खत्म होने वाला है। आपके बच्चों को ये कोई काम नहीं देगा। इसलिए जो 5वां और सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो पिलर है, वो है एजुकेशन। अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाओ। पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे जमा करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसकी जो बैलेंस शीट क्या होती है, थोड़ा-सा वो समझ में आना चाहिए। जो टैक्सेशन है उसके बारे में बताओ कि आप किस चीज़ पर कितना टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, आपका आईटीआर वगैरह किस तरीके से करना है आपको। वो सारी चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को आज से बताना स्टार्ट करो। घर में थोड़ा-थोड़ा, जैसे जितना बड़ा बच्चा जितनी उसकी समझ होती है उसके हिसाब से उसको समझाना शुरू करो। अपने बच्चों को बजटिंग सिखाओ, उनको हलाल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है, उसके बारे में बताओ। और जो आज जो एक जाल जो बुना जा रहा है चारों तरफ, जो ईएमआई का जो जाल है, उससे किस तरीके से बचना चाहिए, उसके बारे में अपने बच्चों को सिखाओ। तो ये जो एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन, इसको अपने घर में एकदम लाज़िम करो और अपने बच्चों को थोड़ा-थोड़ा करके उनके माइंड में जो है वो ये चीज़ें बैठाने की कोशिश करो आज से। देखिए, असल दौलत क्या है? असल दौलत जो है वो पैसे का नाम नहीं है, असल दौलत एक सिस्टम का नाम है। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा सिस्टम बना के जाओ कि आपके जाने के बाद भी वो आपकी औलाद को और आपकी औलाद की औलाद को फ़ायदा देता रहे। वो होता है असल दौलत। उसे कहते हैं असल दौलत, जनरेशनल वेल्थ, नस्ल दर नस्ल चलने वाली दौलत। देखिए, आज के जो ज़माना है ना, वो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। आज हर इंसान सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी में झाँकने में मगन है। उसको अपनी ज़िंदगी की पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है। लेकिन जो आने वाला वक्त है ना, वो फ्यूचर जनरेशन का वक्त है। वो उन लोगों का वक्त है जिन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, यानी दूसरों की ज़िंदगी में ना झांकते हुए अपने ऊपर फोकस किया और एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया और उस पर अमल किया। तो आने वाला वक्त ऐसे लोगों का होने वाला है। देखिए, इस पूरी वीडियो का बनाने का मकसद और मेरी पूरी बात का निचोड़ ये है कि आप खुद अपने घर का, अपनी फैमिली का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कीजिए। आपकी पैसे की टेंशन तभी कम होगी जब आपका आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो स्ट्रांग होगी। अगर हमें वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी दौलत के साथ साथ अपनी सोच और अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ ईजी है, ईजी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हाँ, पैसा कमाना कब ईज़ी हो गया? दौलतमंद बनना कब आसान, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा-सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या पता आप ही वो शख्स हों जो अपनी आने वाली नस्ल को गरीबी, जो अब तक आपकी नस्ल दर नस्ल जो गरीबी चले आ रही है, उससे निकालने वाले शख्स हो सकता है आप ही हों, आप ही वो चुने हुए इंसान हों, तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा इस बात पर गौर करें और
अपना जो सिस्टम है, जो जो मैंने वीडियो में बताया है, उस पर अमल कीजिए और आज ही से जो मैंने सारी बातें बताई हुई हैं, उन सारी बातों पर गौर करना शुरू करो और जो मैंने वीडियो में तरीका बताया हुआ है, उस पर अमल करना स्टार्ट करो। आने वाले कुछ वक़्तों में आप खुद ही देखोगे कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो किस तरीके से ठीक होती है। ये जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, एक बात बताता चलूँ कि ये कोई मेरी अपनी रिसर्च या मेरी सोच या कोई कहानी किस्से की बात नहीं है। अगर आप साहबे कराम के दौर में भी आप देखेंगे कि एक साहबी जो थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने बताया कि उनके घर में जो है फ़ाका कशी की नौबत है, खाने-पीने के लिए जो है वो वसाइल जो है वो तंग हो चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को हाथ फैलाना या माँगना नहीं सिखाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त फ़रमाया कि आपके घर में इस वक़्त क्या चीज़ अवेलेबल है? तो उन सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में मेरे पास सिर्फ़ एक कटोरा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लेके आओ। तो वो साहबी वो कटोरे को लेकर के आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त एक सहाबा की जमात में बैठे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ऑक्शन किया, उसकी नीलामी की उस कटोरे की। उन्होंने फ़रमाया कि ये कटोरा मुझसे कौन खरीदेगा? अब देखिए, कटोरा तो कटोरा है, लेकिन फ़रोख्त करने वाला कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबाए कराम में होड़ मच गई कि हम खरीदेंगे इसको। तो बहरहाल एक तय हुआ कुछ मुनाफ़ा और वो कटोरा एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परचेज़ किया। उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैसे जो थे वो उन सहाबी को दिए जिनका कटोरा था, कि ये पैसे लो, इसमें आधे पैसे से कुल्हाड़ी खरीदो और आधे पैसे अपने घर में कुछ दिन का राशन जमा कर लो। तो वो साहबी गए, बाज़ार गए, वहाँ से उन्होंने एक कुल्हाड़ी खरीदी और उसका दस्ता खरीदा, लकड़ी जो होती है कुल्हाड़ी पकड़ने वाली वो खरीदी और कुछ पैसे जो थे वो 2-3 दिन या जितने भी दिन का 1 दिन का, 2 दिन का जितना भी राशन आया उन्होंने खरीद लिया, खाने का इंतज़ाम कर लिया। फिर वो लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, उनकी बारगाह में हाज़िर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुल्हाड़ी का दस्ता जो पकड़ने वाला लकड़ी होती है और कुल्हाड़ी का जो मुँह जो होता है उसको अपने अपने दस्ते मुबारक से उसे फ़िक्स किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुल्हाड़ी उन सहाबी को दी और उनसे कहा कि आप जंगल जाओ, इस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटो, उस लकड़ी का गट्ठे को लेकर के आओ और मार्केट में बेचो। जो पैसा आपके पास जो मुनाफ़ा आपके पास आएगा, कुछ पैसा अपने घर वालों पर खर्च करो और कुछ पैसा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए जमा करो। वो साहबी गए, उन्होंने वैसा ही किया, कुछ दिन बाद वापस वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उस वक़्त जो है उनकी कंडीशन बिल्कुल बदली हुई। जब वो पहले आए थे तो उनके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने बोसीदा से हुआ करते थे, गंदे और इस बार जब वो आए तो उन्होंने अच्छे कपड़े एक पहने हुए थे, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, अच्छी कंडीशन में लग रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल इस्लामी तरीका है और इस्लाम ही हमें आगे बढ़ना भी सिखाता है। तो मेरी इस बात पर गौर कीजिए और आज से स्टार्ट कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने वीडियो मेरी यहाँ तक देखी हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो आप फैमिली के लिए बना रहे हैं उसमें कुछ आपको हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप कमेंट कीजिए, आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। और अगर आप कोई हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं तो मेरी कंपनी najwancapital.com पर आप जाइए वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।